नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम राष्ट्रपति की और भी जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति की शेष सभी शक्तियों के बारे में पढ़ लिया जाए। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने इसमें शामिल किया है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने कार्यपालिका शक्ति और विधायिका शक्ति पढ़ लिया है। अगला है न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी होती है, जिनमें से एक सबसे बड़ी शक्ति होती है क्षमादान की शक्ति, जिसे हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था। आइए एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। मृत्यु दंड अगर किसी अपराधी को दिया गया है तो राष्ट्रपति उसे भी क्षमा कर सकते हैं। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। अगला पॉइंट है, किसी दोष सिद्धि अपराधी को निर्दोष घोषित कर सकता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने ही अगर उसे अपराधी घोषित कर दिया है तो भी राष्ट्रपति उसे निर्दोष घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में क्षमादान दे सकते हैं। क्या क्या दशाएं हैं जब वो क्षमादान दे सकते हैं? जब मृत्यु दंड की सज़ा हुई हो, जब मृत्यु दंड की सज़ा हो तब राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। जब सज़ा संघीय विषय से संबंधित कानून विधि के विरुद्ध अपराध के लिए मिला हो। तीसरा, जब दंड सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया हो। कोर्ट मार्शल द्वारा भी अगर जब दंड दिया गया है तो उसका भी क्षमादान राष्ट्रपति दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति सभी सेनाओं के चीफ कमांडर होते हैं। तो इसलिए कोर्ट मार्शल के द्वारा भी अगर किसी को सज़ा दिया गया है तो उस सज़ा को भी क्षमादान राष्ट्रपति दे सकते हैं। अगला है, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति देश के किसी विधि या सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय वस्तु पर निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, परंतु राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दिया। ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने। वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मान भी सकते हैं या चाहे तो उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उनके पास ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट से वह सलाह ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उनका स्थानांतरण भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। अगला है, निर्वाचन के बाद यदि जानकारी मिले कि संसद का कोई सदस्य भ्रष्ट तरीके से, यानी किसी तरह से भ्रष्टाचार का प्रयोग करके निर्वाचित हुआ है, तो वह सदन का सदस्य रहने योग्य है या नहीं, इस पर राष्ट्रपति का फैसला होता है। अब आइए राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति देखते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की आय एवं व्यय का वितरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाता है, जिसे कि बजट कहते हैं। अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन किया गया है। अब आइए राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति देखते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सेनापति होता है। तीनों सेनाओं के चीफ की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। युद्ध एवं शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अब राष्ट्रपति की राजन्यायिक शक्ति देखते हैं। दूतावास में जो एम्बेसी होती है वहाँ राजदूतों, कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। विदेशों के साथ जो भी समझौते किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI से रख लीजिए। राष्ट्रपति की आपात शक्ति भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध में दिया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णन किया गया है। इसमें विभिन्न अनुच्छेदों में विभिन्न प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें से सबसे पहला है अनुच्छेद 352, जिसमें राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है।
इसके अंतर्गत ये कहा गया है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन वह मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति पर ही ऐसा कर सकते हैं और मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति पर ही आपातकाल की घोषणा की जाएगी। ऐसा किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। राष्ट्रीय आपात की घोषणा पर 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है। यदि स्वीकृति ना मिले तो आपात समाप्त हो जाएगा और इसे साधारण बहुमत से ही पारित करवाना होता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर यह ज़रूरी है कि 1 महीना के अंदर संसद से स्वीकृति मिल जानी चाहिए, यानी कि वह जो प्रस्ताव है वह संसद में पास हो जाना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, साधारण बहुमत के द्वारा ही। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपात समाप्त हो जाएगा। स्वीकृति मिल जाने पर इसे 6 माह तक जारी रखा जा सकता है। 6 माह से आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसद से स्वीकृति लेनी होगी। जब स्वीकृति मिल जाता है तो 6 माह तक राष्ट्रीय आपात लगा रह सकता है, जब तक कि उसकी समाप्ति की घोषणा ना की जाए। लेकिन 6 माह पूरा हो गया, फिर भी आपातकाल बनाए रखना है, फिर भी राष्ट्रीय आपात लगाए रखना है, तो उसके लिए फिर से संसद से स्वीकृति लेनी होगी, यानी कि फिर से उस प्रस्ताव को संसद में पारित करना पड़ेगा साधारण बहुमत के द्वारा। 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी और फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह से बदला गया। राष्ट्रीय आपात के दौरान प्रभाव क्या क्या होते हैं? राज्यों की स्वतंत्रता या शक्तियाँ निलंबित हो जाती हैं। राज्य सरकार की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब समाप्त हो जाती है। सिर्फ केंद्र सरकार की शक्तियाँ, केंद्र सरकार के नियम कानून कार्य करते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों पर, संघ की कार्यपालिका शक्ति हो जाती है राज्यों पर। संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। राज्य सूची के विषयों पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाते हैं, लेकिन जब आपातकाल लागू हो तो वैसा में राज्य सूची के विषयों पर संसद भी कानून बना सकता है। जब राष्ट्रीय आपात खत्म हो जाता है तो राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए संसद के कानून स्वतः ही 6 महीने बाद समाप्त हो जाते हैं। भारत में आज़ादी के बाद अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला आपातकाल की घोषणा हुई थी 1962 में, भारत चीन युद्ध। दूसरा आपातकाल लगा था 1965 में, भारत पाक युद्ध। और तीसरा आपातकाल लगा था 1975 में, जेपी आंदोलन। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन किया था संपूर्ण क्रांति, उस आंदोलन को दबाने के लिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। अगला आपात व्यवस्था अनुच्छेद 356 में दिया गया है। इसके अंतर्गत संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में प्रावधान दिया गया है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल लिखित प्रतिवेदन दे कि राज्य में सरकार या जो शासन है संवैधानिक रूप से विफल हो गया, तो राष्ट्रपति ऐसे में राज्य का शासन अपने हाथों में ले लेते हैं, जिसे कि राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। यदि राज्यपाल लिखित प्रतिवेदन देते हैं राष्ट्रपति को कि इस राज्य में, जिस भी राज्य में वो हैं, इस राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है, चुनाव हुए लेकिन कोई नतीजे नहीं आए, कोई सरकार नहीं बना पाया, तो ऐसे में कहते हैं संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। तो वैसे में राष्ट्रपति उस राज्य का शासन अपने हाथों में ले लेते हैं। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति अनिवार्य होती है। संसद की स्वीकृति की तिथि से यह 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी, लेकिन 6 माह के बाद अवधि बढ़ाने के लिए संसद से स्वीकृति फिर से लेनी पड़ेगी। इस प्रकार 6 माह के साथ अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य में लागू रखा जा सकता है। अगला आपात उपबंध है वित्तीय आपात। यह है अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360 में वर्णन किया गया है वित्तीय आपात का। यदि देश में वित्तीय स्थिरता खतरे में हो तो राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करते हैं। उद्घोषणा की तिथि से 2 माह के भीतर संसद से साधारण बहुमत द्वारा स्वीकृति मिलनी अनिवार्य होती है। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है।
अब आइए राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। यदि आम चुनाव हुआ लोकसभा का, किसी भी पार्टी ने बहुमत प्राप्त नहीं किया तो राष्ट्रपति अपने विवेक से सबसे बड़ी पार्टी जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले उन्हें सरकार बनाने का मौका दे सकती है। यदि वह पार्टी अपना नेता चुन लेती है और लोकसभा में अपना विश्वास मत प्राप्त कर लेती है तो वह दल सरकार बना लेती है। यदि सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, फिर भी पीएम और मंत्रिपरिषद इस्तीफा ना दे रहे हों तो राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं और लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग करते हैं, परंतु मान लीजिए ऐसा स्थिति आ जाए कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो फिर वैसे में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, वैसे में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन अगर वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इस्तीफा नहीं दे रहे हों तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो उन्हें निष्कासित कर सकते हैं, उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यदि प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तब राष्ट्रपति बहुमत दल को अपना नेता चुनने के लिए कहती है। लेकिन यदि बहुमत दल अपना नेता नहीं चुन पाते हैं तो राष्ट्रपति अपने विवेक से बहुमत दल के किसी भी सांसद को पीएम पद पर नियुक्त कर सकते हैं। यदि बहुमत दल स्वयं से अपना नेता नहीं चुन पाते हैं तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह अपने विवेक से किसी भी सांसद को, बहुमत दल के किसी भी सांसद को प्राइम मिनिस्टर पद पर नियुक्त कर सकते हैं। ये थे दोस्तों राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियाँ उसे हमने देखा। अब आइए राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अंतरिम राष्ट्रपति चुन लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने नाम को प्रस्तावित किया था तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम को अनुमोदन किया था। उस समय सिर्फ एक लोगों ने ही प्रस्तावित और अनुमोदित किया था, लेकिन अभी 50 सांसदों द्वारा प्रस्तावित और 50 सांसदों द्वारा अनुमोदित करवाना पड़ता है। अब तक वैसे व्यक्ति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं वो हैं वीवी गिरी, एम हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती। अब तक रहे मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये थे दोस्तों राष्ट्रपति से जुड़ी सभी शक्तियाँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।